हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे और ये एक ऐसा चैप्टर है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन आपको साथ साथ में इसको रिवाइज भी करते रहना होगा ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाए समय समय से। और ये एक थोड़ा बड़ी यूनिट है तो आप इसको बिल्कुल फोकस से पढ़िएगा, जहाँ नोट्स बनाने को हो वहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये फिजिक्स के अंदर चैप्टर आता है। जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये चैप्टर हमारा फिजिक्स वाले पोर्शन का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स मतलब कि बल, जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। मान लीजिए इसकी मदद से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो मैं इसको इस पेन पर फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में। सो अगर हम इसको मोटा मोटा लिख लें तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी इन्वेस्ट एनर्जी, फोर्स क्या है, बल है, हम इसमें एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट एनर्जी करते हैं एंड डू वर्क, पुश या पुल, हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं मतलब धक्का लगा रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, अपनी साइड में खींच रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें फोर्स के, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ही होंगी। और दे कैन चेंज द मोशन, स्टॉप एंड स्टार्ट और चेंज द डायरेक्शन। इन सारी चीज़ों की मदद से हम अगर किसी चीज़ पे धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हम किसी भी मूविंग बॉडी का जो जिस भी स्पीड से वो चल रही है वो स्पीड हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। मान लीजिए ये अभी धीरे 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 ये मेरा हाथ चल रहा है, अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी लगाऊं तो मैं इसको एक बार में तेज़ी से भी चला सकती हूँ। और कोई मान लीजिए बॉल है, आपने बॉल एक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, आपने उस पर बैट से उसको हिट करा तो वो उसकी स्पीड जो है वो और बढ़ जाएगी। तो हम फोर्स से स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, किसी बॉडी को मोशन दे सकते हैं, किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। सो कैन चेंज द मोशन, स्टॉप स्टार्ट, मतलब हम किसी मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और चेंज द डायरेक्शन, या फिर जो भी चीज़ हमारी, मान लीजिए बॉल का एग्जाम्पल लें, वो पहले से चल रही है तो हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन। तो ये हो जाता है हमारे फोर्स के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें। अब चेंज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम पे एक ब्लॉक है, अगर हमने इस पे फोर्स लगाया तो अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव करेगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है। मान लीजिए आपने इसको अज्यूम करा और आपने सोच लिया कि हाँ ये चलेगा, लेकिन अगर मैंने ये हमारी जो है ये ज़मीन पर रखा हुआ है ये ब्लॉक, और अगर हमने फोर्स लगाया इस पर ऊपर से, अब आप खुद अज्यूम करिए जब आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ज़मीन तो मजबूत है, तो ये ब्लॉक कहीं पर भी मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी सिचुएशन ले, ये ज़मीन पर अभी भी ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन अब हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, अभी ईजिली इस डायरेक्शन में चल सकता है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो सकता है। हमने फर्स्ट केस में देखा कि हम फोर्स लगा रहे थे लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था। सेकंड केस में भी हमने सेम फोर्स लगाया लेकिन इसमें एक्शन हो गया। मतलब कि हम किस पॉइंट पे लगा रहे हैं फोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमने ऐसे लगाया तो कोई रिजल्ट नहीं, ऐसे लगाया तो हमारा रिजल्ट मिल गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हम फोर्स लगा कहाँ पर हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। जब हम पुश करते हैं तो हम धक्का देते हैं, पुल करते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं। अब मैं यहाँ पर वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप आंसर देने की कोशिश करिएगा कि ये पुलिंग एक्शन है या पुशिंग एक्शन है। सो द फर्स्ट इज ओपनिंग एंड शटिंग ऑफ डोर, दरवाजे को बंद करना या फिर उसको खोलना, इन दोनों में ही क्या एक्शन हो रहा है, शटिंग ऑफ डोर। तो मान लीजिए जब आपका दरवाज़ा आपकी साइड में खुल रहा है और आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं तो आप उसको पुल कर रहे हैं, और जब आपको उसको बाहर की तरफ खोलना होता है तो आप उसको पुश करते हैं। तो पुल और पुश हमें दरवाजे में देखने को मिलता है, पुल पुश।
फिर सेकंड आ जाता है ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल। आप कुएं से पानी भरने गए और आप बकेट को खींच रहे हैं, तो उस एक्शन में क्या हो रहा है, आप रोप की मदद से यहाँ पर जो पानी भर के जो बाल्टी आ रही है आप उसको पकड़ रहे हैं और उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप इसको अपनी तरफ को खींच रहे हैं, मतलब आप पुल कर रहे हैं। फिर थर्ड एग्जाम्पल मूविंग अ लोडेड कार्ड, मतलब एक कोई गाड़ी है जिस पे सामान रखा हुआ है, आप उसको मूव कर रहे हैं। मान लीजिए आप उसको आगे को लेके जा रहे हैं तो आप उसको पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुशिंग एक्शन आ जाता है। और फिर ओपनिंग अ ड्रॉर, आप मान लीजिए कोई ड्रॉर को ओपन कर रहे हैं, आपकी टेबल में लगी हुई है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आप अपनी तरफ को उसको खींचते हैं, तो यह हो जाता है पुलिंग एक्शन। तो ये हो गए कुछ हमारे एग्जाम्पल्स, और पुल पुश क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि हम जब भी फोर्स लगाते हैं तो एक टर्म आता है एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स, फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स, फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स at least two objects are needed for the action reaction pair. At least two objects are needed for the action reaction pair. अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये क्या चीज़ होती है, एक्शन मतलब करने वाला, रिएक्शन मतलब जिस पे कोई काम हो रहा है, और पेयर उन दोनों की जोड़ी। मतलब कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक बुक रखी हुई है आपकी टेबल पर और आपको इसे धक्का देना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्शन करेंगे, आप उस पर काम करेंगे, और बुक क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, मतलब ये आगे बढ़ जाएगी। आपने बुक पर धक्का मारा और बुक आगे बढ़ गई, मतलब कि आपने एक्शन करा और बुक पर रिएक्शन हुआ, तो यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है उसके लिए कम से कम दो बॉडीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस ऐसे ही हवा में धक्का मारा और आप ही का हाथ पीछे हो जाए, ये नहीं होता। कम से कम दो बॉडीज़ की ज़रूरत है, एक एक्शन करने वाली और दूसरी जो इस पर रिएक्शन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दो बॉडीज़ चाहिए ही चाहिए हैं एक्शन रिएक्शन पेयर को बनाने के लिए। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, एक बॉय है जो कि एक काऊ को खींच रहा है, वो अपनी तरफ उसे खींच के ला रहा है। जैसे आपने एक कॉमन सा सीन देखा ही होगा कि गायों को खींच कर लाते हैं, बफेलोस को खींच कर लाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, बॉय जो है वो एक्शन कर रहा है और काऊ पर रिएक्शन हो रही है, मतलब कि ये काम कर रहा है, खींच रहा है, और गाय जो है वो खींच रही है। वही मान लीजिए कोई दो लड़कियां हैं, वो आपस में ऐसे गोल गोल घूम रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, वो एक दूसरे पर एक्शन कर रही हैं और दूसरी लड़की पर रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इसके टर्म्स में सोचें तो ये लड़की इस पर एक्शन कर रही है और ये इस पर रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इस लड़की की तरफ से सोचें तो ये लड़की इस पर एक्शन कर रही है, ये लड़की एक्शन कर रही है और इस पर रिएक्शन हो रहा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही हैं। तो ये हो जाता है हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर की कंसेप्ट। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हम फोर्स लगाते हैं क्या वो ऐड हो सकते हैं, मतलब कि एक बुक है, उस पर एक व्यक्ति इस साइड से फोर्स लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति इस साइड से फोर्स लगा रहा है, तो क्या बुक मूव करेगी, और अगर करेगी तो कितना मूव करेगी। तो ये चीज़ें समझने के लिए हम देखेंगे क्या फोर्स ऐड हो सकता है या फिर उसका क्या होता है। अब इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक है और ये है बहुत भारी ब्लॉक, मान लीजिए 50 kg का ब्लॉक है ये। तो अब क्या हो रहा है, आपने इस पर फोर्स लगाया लेकिन ये इजी नहीं है मूव करना इसे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं इस 50 kg के ब्लॉक को खिसकाने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है हार्ड टू पुश। अब हमने क्या करा, वही 50 kg का ब्लॉक है, अब एक तो आप धक्का लगा रहे थे और एक व्यक्ति और आ गया जो धक्का लगा रहा है। अब आप पाएंगे कि ये जो है वो ईजी टू पुश है, मतलब आपने बहुत ही आसानी से इसे आगे खिसका दिया। ये हो गई हमारी दो सिचुएशन, एक में सिर्फ आप थे, दूसरे सिचुएशन में एक व्यक्ति और आया, और फिर तीसरे सिचुएशन में मान लीजिए सेम एक आप है, आपने फोर्स लगाया और वही सेम व्यक्ति एक और आया, लेकिन इस बार उसने दूसरी साइड से फोर्स लगा दिया।
आपकी साइड से लगाने के बजाय उसने दूसरी साइड से फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, हुआ एक्चुअली ये, जितना फोर्स आपने यहाँ से लगाया तो इस ब्लॉक को कुछ आगे मूव करना चाहिए था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने भी उतना ही फोर्स हमारी तरफ लगा दिया। उससे हुआ क्या, ये जितना आगे बढ़ना चाहिए था इस फोर्स की वजह से उतना ही पीछे आ जाता है। तो जब हम, अब ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे अलग अलग होगा, ये पूरी प्रोसेस एक ही तरीके से एक ही समय पर चल रही होती है। तो हमें जो मिलता है वो नेट जो रिजल्ट मिलता है, हम जो भी देखते हैं वो नेट रिजल्ट देखते हैं। ये नहीं कि पहले वो आगे खिसक गया और फिर पीछे, जो भी होगा वो नेट रिजल्ट होगा, आगे और पीछे का कैंसिल हो गया और एज अ रिजल्ट नो मूवमेंट। अब एक फोर्थ सिचुएशन और बनती है, अभी भी 50 kg का ब्लॉक है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया और सामने से दूसरे व्यक्ति ने फोर्स लगाया, लेकिन इस बार उसने थोड़ा कम फोर्स लगाया। अब क्या हुआ, आपने देखिए ज़्यादा फोर्स लगाया, ये एरो की जितनी लेंथ है उतना ज़्यादा फोर्स, आपने जितना फोर्स लगाया उससे थोड़ा सा कम सामने वाले व्यक्ति ने फोर्स लगाया। अब रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या होगा, ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ पीछे होना चाहिए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी फोर्स लगा रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब ये ब्लॉक आगे खिसक जाएगा। तो अब ये दो सिचुएशंस देखिए, सेकेंड एंड फोर्थ, इसमें भी आगे हो रहा था, इसमें भी आगे हो रहा था, लेकिन इन दोनों ही केसेस में अलग अलग डिस्टेंस मूव हो रही है। इसमें क्योंकि हम दोनों ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे दोनों ही व्यक्ति, तो ब्लॉक ज़्यादा आगे मूव कर रहा था। इसमें अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ब्लॉक मूव अभी भी करेगा लेकिन कम करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमें समझा रहा है कि फोर्सेस कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। मतलब हमने देख लिया कि फोर्स ऐड हो सकते हैं, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं या फिर जितना भी प्रोपोर्शन उनका होगा उस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी पूरी क्लियर हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं और आप अपने रजिस्टर में या कॉपी में भी इसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे थियरी क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो अगर अब हम इनका कंक्लूजन लिखें, जो भी हमने अभी एग्जाम्पल देखा, तो हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक से ही डायरेक्शन में लग रही है, इन द सेम डायरेक्शन add to one another, add to one another, मतलब जब सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो दोनों ही फोर्स ऐड हो जाएंगी। मतलब जब आपने ये वाला सिचुएशन ली थी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एडिशन ऑफ फोर्स। आप थोड़ा डायग्रामेटिकली बना के रखिएगा, इजी होगा आपकी कंसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इफ द टू फोर्सेस एक्ट, if the two forces act in the opposite direction, on an object, the net force acting on it, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, is the difference between the two forces, is the difference between the two forces, मतलब जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो जो भी नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस केस में डिफरेंस को हम देखेंगे, डिफरेंस को प्रेफरेंस देंगे। और थर्ड सिचुएशन बनती है, मे बी इक्वल टू ईच अदर, बोथ द फोर्सेस मे बी equal to each other,
So cancel the effect of one another. So they can cancel the effect of one another. ये कौन सी सिचुएशन है? जब आप इधर से फोर्स लगा रहे थे, इधर से फोर्स लगा रहे थे और दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड थी, जो वैल्यू थी, वो सेम थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है कंक्लूजन। अब इसको हम समझते हैं, एक गेम आपने सुना होगा, टग ऑफ वॉर। मतलब रस्सी खींचते हैं ना, दो टीम्स बनाते हैं और रस्सी दोनों साइड में होती है और उसको खींचते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक टीम उस साइड में, एक टीम इस साइड में, और जो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगी उस टीम की साइड में रस्सी खींचने लगती है। वो यही पर बेस होता है। और वो है इस सेकंड केस का एग्जाम्पल। उसमें होता क्या है, मान लीजिए ये वाली टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो इधर को खिसकने लगेगी, और वो क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका, उन दोनों फोर्सेस को डिफरेंस। मतलब जो मान लीजिए ए टीम मेरी है और बी टीम में आप हैं, और आपकी टीम ने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो जो नेट रिजल्ट होगा वो आपकी टीम के द्वारा लगाया हुआ फोर्स में से मेरी टीम के लगाए हुए फोर्स को माइनस करेंगे। जो वो फोर्स बचेगा उस फोर्स से रस्सी उधर को जा रही होगी, तो आपकी टीम जीतने लगेगी। तो ये हो गया टग ऑफ वॉर का। और अगर मान लीजिए दोनों टीम सेम फोर्स लगा रही हैं, तो वो रस्सी ना तो इस साइड में होगी ना उस साइड में, तो वो थर्ड वाले का हमारे केस बन जाएगा। तो ये हो जाता है कंक्लूजन। इसको आप लिख लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स is usually expressed by its magnitude. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जो आपकी फोर्स है, आपने जो लगाई है, वो आप ज़्यादा लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ मैग्नीट्यूड। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि फोर्स ज़्यादा है, फोर्स कम है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है तो कितना कम है। और हमने एक अभी पॉइंट थोड़ी देर पहले सीखा था, वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। वी ऑल्सो हैव टू specify the direction of the applied force, मतलब फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमने देखा था, मान लीजिए ये एक दीवार है, ये हमने एक दीवार बना ली है, ऐसे सीधे सीधे आप इमेजिन करिए, दीवार है और उससे एक ब्लॉक टिका हुआ है। अब हम जब इस यहाँ से फोर्स लगाएंगे ऊपर से, फर्स्ट सिचुएशन, ब्लॉक नीचे को जाएगा। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, सेकंड सिचुएशन, ब्लॉक ऊपर को मूव करेगा। जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, थर्ड सिचुएशन, ब्लॉक कोई मूव नहीं होगा क्योंकि सामने दीवार है। ये दीवार थी, ऊपर से फोर्स लगाया, ब्लॉक नीचे मूव हुआ, नीचे से फोर्स लगाया, ब्लॉक ऊपर मूव होने लगा। जब हमने ऐसे फोर्स लगाया तो क्योंकि सामने दीवार थी, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस पॉइंट से पता चलता है कि हम किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि तभी ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना कोई वैल्यू नहीं है उस फोर्स की। मान लीजिए ये ब्लैक वाइट बोर्ड पर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन ये मूव ही नहीं करेगा क्योंकि इसके ठीक पीछे दीवार है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। इफ द डायरेक्शन or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. इसका क्या मतलब, हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम उसका डायरेक्शन बदलेंगे तो भी उसका जो इफेक्ट है वो बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ ऐसे लगा रहे थे, कोई इफेक्ट नहीं, ऐसे लगा रहे थे तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, मतलब फोर्स पहले हम कम लगा रहे थे और हमने अचानक से ज़्यादा सा लगा दिया, तो फिर से हमने चेंज देखा कि जो ब्लॉक था वो अब जल्दी से मूव कर गया। तो यही बात यहाँ बोली गई है, इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस,
इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट पर अगर मोर देन वन फोर्स लग रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, मोर देन वन फोर्स, तो होता क्या है, जो भी नेट रिजल्ट होता है वो हमारे काम की चीज़ होती है। एक फोर्स यहाँ से लगा, एक फोर्स यहाँ से लगा, मान लीजिए एक थोड़ा सा फोर्स हमने यहाँ से और लगा दिया, तो अब इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो हम देखेंगे कि इस साइड के फोर्सेस ज़्यादा हैं या इस साइड के फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो हम गौर करते हैं नेट रिजल्ट पे, कि नेट रिजल्ट क्या है, जहाँ का नेट रिजल्ट ज़्यादा वहीं पर को वो ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो एक पॉइंट और लिखिए आप, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। नेट फोर्स, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसी पॉइंट के बाद ऐड कर लीजिएगा। नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो if the two forces acting on it, if the two forces acting on it in opposite directions are equal, in opposite directions are equal। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम इधर कि नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल। एक बॉडी पर फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक बॉडी पर फोर्स यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, ये दोनों ही का मैग्नीट्यूड ही सेम है, मान लीजिए। और एक बात आप याद और रखिएगा कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, NEWTON, और हम इसको लिखते हैं कैपिटल N से। तो जो भी वैल्यू होगी वो मान लीजिए 10 है तो 10 न्यूटन, 5 है तो 5 न्यूटन। मान लीजिए यहाँ से हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, यहाँ से भी लगा दिया 5 न्यूटन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो अब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या होगा, नेट रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा, ब्लॉक कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। इस केस में मान लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा था, यहाँ पर 5 न्यूटन लग रहा था, 10 न्यूटन वाला बड़ा है, 5 वाला छोटा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये हो जाता है हमारा पूरा कि हम नेट फोर्स को कैसे देखें, उसकी फोर्स की यूनिट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, कैपिटल N उसका सिंबल होता है। जब भी हम लिखते हैं तो वैल्यू लिखते हैं और उसके आगे यूनिट का N, कैपिटल N लिखते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अ फोर्स कैन चेंज the state of motion। अब यहाँ पर एक टर्म आया state of motion, अब इसका मतलब क्या होता है? state of motion मतलब जो भी हमारी बॉडी है वो, उसकी स्पीड को हम देखेंगे और उसका डायरेक्शन। मान लीजिए एक बॉल है, वो आगे की तरफ जा रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिससे वो चल रही है। आप ज़मीन पर चलते हैं तो आपकी कोई ना कोई स्पीड होती है जिससे आप चल रहे हैं, और कोई ना कोई डायरेक्शन होता है कि आप सीधे जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन होता है। तो स्टेट ऑफ मोशन यही बताती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो जब भी कहीं टर्म आए स्टेट ऑफ मोशन तो आप उसमें दो चीज़ इंक्लूड करेंगे, एक तो स्पीड की बात हो रही होगी और एक डायरेक्शन की बात हो रही होगी। तो इसमें हम देखते हैं अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ओनली। ये इस टॉपिक के नीचे के पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट करते हुए चलिए। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ओनली, कैन चेंज the speed only, can change the direction only, can change the direction only, or can change the speed and direction of moving object, or can change both speed and
डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो अब इसका क्या मतलब है? फोर्स जो होती है, जब हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, बॉल का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने दिमाग में रखिएगा इस बॉल के एग्जाम्पल को। बॉल चल रही है, आपने उस पर फोर्स लगाया, उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। आपने उस पर दूसरी डायरेक्शन से फोर्स लगाया, उसकी स्पीड कम हो सकती है। आपने फोर्स लगाया, मान लीजिए बॉल ऐसे चल रही थी, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, आपने फोर्स लगा दिया ऐसे, तो बॉल का डायरेक्शन हो जाएगा ये। पहले वो ऐसे जा रही थी, अब वो ऐसे हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और दोनों चीज़ें, मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो सकती है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ओनली, कैन चेंज द डायरेक्शन ओनली, और कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। जैसे हमने अभी अभी बॉल के एग्जाम्पल से समझा, जब हम बॉल मान लीजिए रेस्ट पर है अभी, फिर हमने सेकंड केस देखा कि बॉल थी, उसको आपने धीरे धीरे यहाँ पर को पुश करा, धक्का मारा, तो बॉल क्या है, चलने लगेगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी तेज़ी से बॉल आगे मूव करेगी। आपने इस बॉल के आगे कोई भी अपना हाथ रख दिया या फिर कोई और चीज़ रख दी सपोर्ट से, बॉल यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। और मान लीजिए बॉल जा रही है तेजी की स्पीड से, आप धीरे धीरे करके अपना हाथ को ऐसे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, तो बॉल की जो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीजेस। तो ये हो गया इससे रिलेटेड कंक्लूजन। सो अब इससे हमें पता क्या चलता है, ये पॉइंट लिख लेते हैं। This suggests that a force applied on an object, second point, this suggests that a force applied on an object may change its speed if the force applied on the object is in the direction of its motion. If the force applied is in the direction of motion, मतलब जहाँ पर मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, तब स्पीड जो होगी ऑब्जेक्ट की वो बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। If the force is applied in the direction opposite, if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of the object. Then it results in the decrease of the speed of an object. तो एक अच्छा खासा लंबा पॉइंट हो गया। अब इसको आप समझ लीजिए, जब हम एक बॉल चल रही है, फोर्स लगाया हमने उसी के मोशन के डायरेक्शन में, उसकी स्पीड हो जाएगी इंक्रीज। एक बॉल मान लीजिए ऐसे चल रही है, लेकिन हमने इस समय पर फोर्स लगाया सामने से, बॉल की स्पीड हो जाएगी कम। तो यही इस पॉइंट में समझाने की कोशिश करी गई है। दिस सजेस्ट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड इफ द फोर्स अप्लाइड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in the decrease of the speed of an object. तो ये एक पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट था वही डायरेक्शन वाला, कि जो मान लीजिए बॉल है ऐसे चल रही है, हमने सामने से लगाया, अब इसका मोशन हो गया ऐसे, सो डायरेक्शन भी चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंजेस।
किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो हमने यहाँ क्या देखा? अप्लाइड फोर्स की वजह से हम स्पीड भी बदल पा रहे हैं और डायरेक्शन भी बदल पा रहे हैं। दोनों एक साथ में भी बदल सकते हैं या फिर वन बाय वन अलग अलग केसेस भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट नोट कर लेते हैं, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ चेंज, इसी हेडिंग में लिखिए फोर्थ पॉइंट, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट or its direction of motion, or its direction of motion, or both is described as a change in its, or both is described as a change in its state of motion। हम इस लाइन को अभी समझते हैं, आप पहले नोट इसे कर लीजिए। Thus a force may bring a change in the state of motion, thus a force may bring a change, may bring a change in the state of motion, in the state of motion of an object। मतलब a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। इसका मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें हम स्पीड को डिफाइन करते हैं और डायरेक्शन को। अगर स्पीड चेंज हो रही है तब भी हम बोलेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है अकेला तब भी हम बोलेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और अगर दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, उस केस में भी हम यही बोलेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। तो ये है इस पॉइंट के बारे में। और एक आता है स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, 5 पॉइंट करके हम इसको लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, may be at rest or in motion, both are its state of motion, both are its state of motion। मतलब रेस्ट जो है उसको हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए जैसे हमने अभी बात करी है स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज़ें आती हैं जो कि हैं स्पीड एंड डायरेक्शन। अब क्या होता है, मान लीजिए अगर स्पीड है तो हमें बॉडी चलती हुई दिख जाएगी, लेकिन अगर बॉडी रुकी हुई है उस केस में स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाती है। उस वाले केस को हम बोलते हैं रेस्ट पे, कि बॉडी रेस्ट पर है, बॉल हमारी रेस्ट पर है। उस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, ऐसी स्टेट जहाँ पर स्पीड ज़ीरो है। तो यही बताया गया है, एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है या फिर वो मोशन में हो सकता है, चलता हुआ हो सकता है। दोनों ही केसेस स्टेट ऑफ मोशन में ही आएंगे। अब आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मोशन, यहाँ पर बात हो रही है स्टेट ऑफ मोशन, और लेकिन हमने बात करी कि अगर रेस्ट है तो कोई मोशन हो नहीं रहा। लेकिन हमें याद रखना है कि क्योंकि स्पीड ज़ीरो है और अगर मोशन हो रहा है या स्पीड ज़ीरो है तो दोनों ही केसेस स्टेट ऑफ मोशन हमेशा ये नहीं कि बॉडी चलती हुई होगी। मोशन का एक नॉर्मल मीनिंग ये है कि वो हमें बताता है कि बॉडी का रोल क्या है, मतलब कि बॉडी चल रही है, रुकी हुई है, अगर चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है, तेज़ी से चल रही है, हल्के से चल रही है। वो जो टर्म है मोशन, वो ये सारी ही चीज़ें डिफाइन करता है। तो स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट वाली इस कंडीशन भी होगी और मोशन वाली कंडीशन भी होगी। तो ये हो जाता है फोर्स जो स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पूरी चीज़ें। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी उठ रहा होगा, वो हम देखते हैं कि क्या है। डज इट मीन
इसको आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही लिखिएगा, इजी रहेगा आपके दिमाग में स्टोर करने के लिए। डज इट मीन, राइटिंग अगर छोटी हो रही हो तो लेकिन उसके साथ में बोल भी रही हूँ तो आप साथ ही साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। डज इट मीन दैट दी application of a force would always result in a change in the state of state of motion of the object। मतलब हमने जो अभी लास्ट पॉइंट देखा था ना, ये उसी से ही क्वेश्चन ड्राइव हुआ है। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हो हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आ रहा हो? तो इसी का हम आंसर के रूप में लिख लेते हैं, मैनी अ टाइम्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैनी अ टाइम्स मतलब बहुत बार, मैनी अ टाइम्स एप्लीकेशन of force does not result in a change in the state of motion. In a state of motion. For example, pushing the heavy box. Example, pushing the heavy box. हम बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं, नो रिजल्ट, वो बॉक्स आगे मूव ही नहीं कर रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने फोर्स नहीं लगाया, तो फिर अगर हमने फोर्स लगाया तो वो गया कहाँ, वो उसमें स्टोर हो गया लेकिन वो आगे इतना नहीं था कि हम उस बॉक्स को आगे बढ़ा पाए। पुशिंग द बेड, मान लीजिए आप अपने बेड को पुश कर रहे हैं और आपका बेड है भारी लकड़ी का बना हुआ, पुशिंग द बेड, तो क्या उस पर कोई रिजल्ट मिलेगा? नो रिजल्ट। तो यही है आंसर, मैनी अ टाइम्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पुशिंग दी हैवी बॉक्स, नो चेंज, पुशिंग अ बेड, नो चेंज। तो चेंज आ भी सकते हैं, चेंज नहीं भी आ सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका जो कंफ्यूजन था वो हमने इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।